मुख्य मुकाबला किससे है, महाविकास आघाड़ी से या भारतीय जनता पार्टी? हम 1 नंबर पे है, बाकी के 2 जन 2 नंबर के लिए लड़ रहे हैं। सर ये पालघर बहुत चीज़ों की नहीं है, रास्ते की भी नहीं है, मोबाइल की भी नहीं है और आदमी के सोच की भी नहीं है, ऐसे मैं मानता हूँ। जो प्रशासन है उनका ही सोच नहीं, उनका ही कनेक्टिविटी नहीं इधर। अगर वो गांव में जाके उनके दिमाग की कनेक्टिविटी और लोगों से करते हैं तो उनका विकास ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा। यहाँ कैसा हो रहा है, कोई खाली बोल के चले जाते हैं, वो बोल के जाने वाला मैं नहीं। नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं यूसुफ अली, आप देख रहे हैं फेमस लाइव। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबर पर। आज लोकसभा चुनाव के 5वें चरण के नामांकन का आखिरी दिन है। पालघर लोकसभा सीट से यहाँ के 2 बड़े पार्टियों ने, बहुजन विकास आघाड़ी ने और महायुति भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ से नामांकन पत्र पेश किए। इस समय आप देख सकते हैं माहौल बहुजन विकास आघाड़ी के प्रत्याशी राजेश पाटिल अपना नामांकन भरने गए हुए हैं। यहाँ पूरी तरफ बहुजन विकास आघाड़ी के कार्यकर्ता और मौजूद हैं और काफ़ी जोश खरोश के साथ कार्यकर्ता अपने प्रत्याशी को लेकर नारेबाजी कर रहे हैं, नारे लगा रहे हैं और कहीं ना कहीं ये दावा कर रहे हैं कि उनका प्रत्याशी की जीत तय है। हालांकि ये समय बताएगा कि किसकी जीत होती है और किसका क्या होता है, लेकिन फिर भी बहुजन विकास आघाड़ी अपनी जीत को लेकर आश्वस्त दिखाई दे रही है। यहाँ अभी बहुजन विकास आघाड़ी के करता धरता हितेंद्र ठाकुर ने मीडिया से बातचीत की, क्या कुछ उन्होंने अपने मुद्दे बताए वो वीडियो में सुनिए आप आगे। और साथ ही साथ जब ये दोनों ही पक्ष एक साथ यहाँ आए तो किस तरह से टकराव हुआ वीडियो में, विजुअल में आप देखिए। किस तरह से एक तरफ मोदी मोदी के नारे लग रहे थे तो दूसरी तरफ अप्पा अप्पा के नारे लग रहे थे और कहीं ना कहीं तरह एक माने में काफ़ी समय तक एक टकराव की स्थिति थी। हालांकि ये टकराव कोई लड़ाई झगड़ा नहीं, लेकिन राजनीतिक टकराव जरूर दिखाई दिया और कहीं ना कहीं इसका असर आने वाले दिनों में चुनाव में दिखाई देगा। तो देखिए पूरी रिपोर्ट आज के लिए इतना ही। नमस्कार। 4 साल पहले जब आज के अपने उम्मीदवार राजेश पाटिल MLA बने, उस वक्त से आज तक उनका कार्यकाल देखा। वसई तालुका में जनरल जगह पे आदिवासी यूथ पहले सभापति बना जनरल सीट पे। उसके साथ साथ आपने उनका पूरा 4.5 साल पूरे जिले ने देखा है, जिस हिसाब से वो सभी जगह पे एक्टिव रहे, फील्ड पे एक्टिव रहे। गांव-गांव जाना 4.5 साल में एक दिन ऐसा नहीं होगा कि उनको बुलाया गया और वो आए नहीं। आज हमारे सामने जो हमारे अपने जो पहले खासदार थे, उन्होंने जो दानू तक रेल नहीं शटल चालू की, उसमें बढ़ोतरी कैसे हुए वो देखना। उसके साथ साथ बलिराम जी यादव इनके कार्यकाल में जो अपने सामने अपने डिस्ट्रिक्ट के सामने बॉम्बे आए नाम से एक्चुअल क्षेत्र अपने वो पालघर डिस्ट्रिक्ट के सामने उस क्षेत्र से गैस पाइप द्वारा घर घर में मिले और इंडस्ट्री को मिले कि इंडस्ट्री आधे जगह पहुंच गया है, आधे जगह पहुंचाने का जोर हम लगाएंगे। और उसके साथ साथ इंडस्ट्री को गैस कैसे दे कि जिससे इंडस्ट्री बढ़े और उसके माध्यम से यहाँ पे रोजगार निर्मित हो सके। उसके साथ साथ दानू नासिक जो रेलवे लाइन का सर्वे बलिराम जी यादव के कार्यकाल में 58 करोड़ रुपए खर्च करके हुआ, उसका दुर्भाग्य से अपने खासदार न रहने पे किसी भी आदमी ने, किसी भी MP ने जो दिल्ली में फॉलोअप रखना था वो नहीं किया। तो वो वापस एक बार आगे कैसा बढ़ाया जा सकता है कि जिसके माध्यम से आदिवासी इलाके का अच्छा डेवलपमेंट, अच्छी कनेक्टिविटी वो MMRDA के माध्यम से हमने जो वसई क्रीक पे वसई भाईंदर और विरार सफाला टिम्बीकोड़ावे जो ब्रिज मंजूर करके लिया है वो जल्दी में जल्दी चालू करना। उसके साथ साथ फेरी बोट जो वसई से भाईंदर चालू की, वैसे ही उसी वो ब्रिज होने तक और विरार से टिम्बीकोड़ावे तक फेरी बोट कैसे चालू की जाए और वो आते 2-3 महीने में किसी भी हालत में चालू करने के हिसाब से हम काम कर रहे हैं। इसके साथ साथ जो आदिवासी इलाका है वहाँ पे कनेक्टिविटी और पानी के जो प्रॉब्लम है उस हिसाब से भी हमारे MP काम करेंगे।
सर देखा जाए कि एनडीए ने या बीजेपी गठबंधन ने पीछे दावा किया था कि आप उनके हिस्सा हैं, लेकिन उनके दावे में कितनी सच्चाई थी, क्योंकि आप अलग अलग फॉर्म भर रहे थे। कौन दावा करते हैं वो मुझे क्या मालूम, वो उनको ही मालूम है। सवाल उनसे पूछना बनता है कि बहुजन विकास आघाड़ी अगर फॉर्म भर रही है तो वो मेरा फोटो क्यों लगा रहे हैं, ये तो मुझे मालूम नहीं। और मैंने पहले दिन डिक्लेयर किया कि हमारा कैंडिडेट रहेगा। बहुजन विकास आघाड़ी का मुख्य मुकाबला किससे, महाविकास आघाड़ी से या भारतीय जनता पार्टी? हम 1 नंबर पे है, बाकी के 2 जन 2 नंबर के लिए लड़ रहे हैं। सर ये पालघर ट्राइबल इलाका है, यहाँ पे कुपोषण के बहुत सारे मामले सामने आते हैं और कई जो ट्राइबल एरिया है वहाँ पर पानी की बड़ी समस्या, उसको कैसे? वही तो मैंने कहा कि पानी के जहाँ पे ट्राइबल एरिया में प्रॉब्लम है वो छुड़ाना, और कुपोषण खाली कुछ टेम्पररी उपाय करने के बजाय यहाँ के लोगों को रोजगार कैसे बढ़े उस पर अगर फोकस किया जाए तो सही माध्यम से उनको रोजगार, टूरिज्म के माध्यम से, जवाहर जैसा अपने इधर हिल स्टेशन है या दूसरे, दिक्कत ये आती है कि ज़्यादा में ज़्यादा ट्राइबल जगह है, उस वजह से कुछ डेवलपमेंट नहीं हो रहे, तो उसमें से रास्ता कैसे निकाल के आगे टूरिज्म और कनेक्टिविटी अच्छी हो के रोजगार कैसा निर्मित हो वो देखेंगे। आप्पा लोकनेते आमचे ठाकूर आणि आमचे कार्यकर्ते यांच्या विश्वासावर, यांच्या मेहनतीवर ही पालघर लोकसभाची निवडणूक ही जिंकण्यासाठी मी आज उमेदवारी अर्ज भरलेला आहे। आमचा मूळ मुद्दा विकासाचा आहे, आमचा अजेंडाच विकासाचा आहे। आम्ही गेली 30 वर्षे आप्पांच्या नेतृत्वाखाली काम करत असताना आम्ही या वसईमध्ये, पालघर जिल्ह्यामध्ये फक्त विकास हा अजेंडा घेऊनच आम्ही चाललेले आहेत। त्याच्यामुळे आज आमची ताकद बऱ्यापैकी ह्या पालघर जिल्ह्यामध्ये आहे। 3 आमदार आमचे आहेत, ठाणे जिल्हा मध्यवर्ती बँक आमची आहे, ठाणे पालघर जिल्हा परिषदेमध्ये सभापती आमचे आहेत, प्रत्येक तालुक्यामध्ये आमचे सभापती आहेत, सरपंच आहेत, ग्रामपंचायत सदस्य आहेत, जिल्हा बँकेचे संचालक आहेत, कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांचे संचालक आहेत, आदिवासी जंगल कामगार सोसायटी त्यांचे चेअरमन आमचे आहेत। आणि आम्ही स्वतः आदिवासी समाजामध्ये एक चळवळीमध्ये काम करतो, त्याच्यामुळे सामाजिक आणि विकासात्मक हा अजेंडा आमचा मूळ असल्यामुळे ह्या पालघर जिल्ह्याची निवडणूक आम्ही विकासासाठी लढणार आहोत, एवढं मला इथे नमूद करायचं आहे। बहुजन विकास आघाडीने युवा नेतृत्व दिलेलं आहे, आदिवासी युवकांसाठी काय कराल? पालघर जिल्ह्याचं जी खासदारकीचं जे आरक्षण आहे अनुसूचित जमातीसाठी राखाव जरी असले तरी हा पालघर जिल्हा बहुजातीय, बहुधर्मीय आणि बहुभाषिक असा आहे। मी ज्या जमातीचा आहे, आदिवासी जमातीचा आहे, मला एक आनंद आहे की ह्या जागेवर माझी निवड केली आणि त्याच्यामुळे स्वाभाविकपणे फक्त आदिवासीच हा घटक इथे समाविष्ट नसून इथे अनेक विषय आहेत। हा आपला पालघर जिल्हा हा नागरी, सागरी, डोंगरी, औद्योगिक क्षेत्र इथे आहे, नागरीकरण वाढलेलं आहे, त्याच्यामुळे फक्त आदिवासी समाज आहे असं नाही, सगळ्या समाजाची इथे राहणारी जी मंडळी आहे त्यांचा विकासाच्या दृष्टिकोनातून इथे काम करणं खूप महत्त्वाचं आहे। आज आपण जी निवडणूक लढतोय लोकसभेची, ही निवडणूक लढत असताना आपण इतर निवडणुका लढतो, ग्रामपंचायत असेल, पंचायत समिती, जिल्हा परिषद आहे, विधानसभा आहे, त्याचप्रमाणे लोकसभा। आता लोकसभा निवडणुका का लढतो आपण, कशासाठी लढायच्या असतात? आजपर्यंत ज्या काही निवडणुका लढल्या गेल्या त्याच्यापैकी एक आम्ही निवडणूक 2009 साली जिंकलो। आप्पांच्या नेतृत्वाखाली आमचे बळीराम जाधव साहेब इथे खासदार झाले आणि त्यावेळेला आपण दाखवून दिलं की आप्पांचं एक नियोजन, एक त्यांच्यासोबत असलेली टेक्निकल टीम का हे योजनांचं DPR बनवणं खूप गरजेचं असतो, तो राज्य शासनामार्फत केंद्र शासनाकडे पाठवायचा असतो। आणि त्याच्यामुळे त्यावेळचा कालखंड बघितला आपण तर बळीराम जाधव साहेब असताना वसईचा गॅस, वसई हायचा गॅस हा पालघर जिल्ह्यामध्ये आपण आणला। आज इंडस्ट्रीसाठी तो गॅस देऊ शकतो आपण, देण्याचं काम चालू आहे, तो स्वस्त आहे, रोजगार त्याच्याने चांगल्या प्रकारे परवडणार निर्माण होईल कारण त्यांचा खर्च कमी होणार आहे। आज घरोघरी गॅस पाईपलाईन जी वसईमध्ये सुरू झाली, पालघरमध्ये बोईसरसारख्या ठिकाणी सुद्धा घरोघरी ही गॅस पाईपलाईन सुरू झाली, हे श्रेय निव्वळ बळीराम जाधव साहेबांनी केलेल्या त्या योजनेच्या पाठपुराव्यामुळे आणि ते इथे आलेल्या त्या योजनेमुळे। एक गोष्ट झाली, दुसरी गोष्ट आपण बघितली ठोस कारवाई म्हणजे डहाणू लोकल सेवा ही चालू केली। आज जी सेवा सुरू झाली, आज किती फायदा झाला हे केंद्राचं काम आहे, परंतु एक निश्चित सांगावं वाटतं त्याच्यानंतर दुर्दैवाने आमचे खासदार 2014 साली पडले एक लाटेमध्ये, त्याच्यानंतर एक फेरी तरी वाढली का इथे, एक सिंगल फेरी वाढेल नाही, लोकसंख्या वाढायला लागली।
त्या लोकलच्या फेऱ्या वाढवणं खूप गरजेचं आहे. लोकांच्या खूप मागण्या आहेत. आज आपल्या वसईमध्ये, बोईसरमध्ये खूप उत्तर भारतीय समाज राहतो का ज्याला बिहारला जायचं आहे, राजस्थानला जायचं आहे, उत्तर प्रदेशला जायचं आहे, अनेक नॉर्थ इंडियामध्ये जायचं आहे. परंतु इथे बोईसरसारख्या ठिकाणी, पालघरसारख्या ठिकाणी किंवा वसईसारख्या ठिकाणी त्यांना थांबा असणे गरजेचं आहे किंवा एखादं जंक्शन होणं गरजेचं आहे. ते आजपर्यंत झालं का? नाही झालं. आपले होते 10 वर्षे खासदार, ते गल्ल्यात फिरत राहिले. त्यांना अर्थच कळला नाही हे लोकसभेची निवडणूक का लढायची असते. आणि त्याच्यामुळे आम्ही जी निवडणूक लढणार आहे ते विकासाच्या मुद्द्यावर. तिसरी गोष्ट तुम्हाला सांगतो की जेव्हा खासदार आमचे पडले त्याच्या अगोदर 58 कोटी रुपये डहाणू ते नाशिक ह्या गोष्टीसाठी म्हणजे सर्वेसाठी आणले होते, रेल्वेचं सर्वेक्षणासाठी आणले होते. परंतु आमचे खासदार साहेब पडल्यानंतर पुन्हा त्या गोष्टीकडून लक्ष दिलं नाही, कारण ते वेळच मिळाला नाही. तत्कालीन खासदार त्यांनी ह्या गोष्टीकडे लक्ष द्यायला पाहिजे होती, दिलं गेलं नाही. अजून एक गोष्ट मला महत्त्वाची अशी वाटते की वसई विरार शहरासाठी केंद्राकडनं 3000 कोटी रुपये आणले होते सॅटेलाईट सिटीसाठी. आणि त्याच्यामुळे ही लोकसभेची निवडणूक लढताना आम्ही विकासाचे मुद्द्यावर लढणार आहोत. आणि निश्चितच तुम्ही मगाशी प्रश्न विचारला का आदिवासीसाठी काय करणार? भरपूर करणार. आज आदिवासीमध्ये शिक्षणाचा प्रभाव कमी आहे, आरोग्याच्या बाबतीमध्ये समस्या आहेत, इतर समाजामध्ये पण आहेत. आज ग्रामीण भागामध्ये रोजगार निर्मिती करायची म्हटली तर त्यांना तिथे स्मॉल स्केल इंडस्ट्री आली पाहिजे, घरगुती उद्योग आले पाहिजेत. केंद्राकडून आम्ही निश्चितपणे त्यांना असे रोजगार आम्ही देणार तर त्याच्यातून त्यांना ट्रेनिंग देणार. त्यांचं जे स्किल आहे, स्वतः आदिवासी चांगलं बांबूपासून वस्तू बनवतात, अनेक गोष्टीपासून त्यांच्याकडे जी कला आहे, पारंपरिक चित्रकला आहेत, तर त्याच्यापासून आम्ही वस्तू बनवून त्यात बायबॅक करायचं अशा पद्धतीचे एक धोरण आम्ही राबवणार आहे, जेणेकरून ग्रामीण भागातल्या महिलांना बाहेर कुठे जायचं गरज लागणार नाही. आणि सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे शिक्षण. आज आपण बघितलं शिक्षणाचं बाजारीकरण झालेलं आहे. या पालघर जिल्ह्याच्या आदिवासी भागामध्ये अनुदानित शाळा किती आहेत, कॉलेज किती आहेत, प्रायव्हेट आहेत इथे. म्हणून इथे एखादं कृषी महाविद्यालय जे संपूर्ण शासनाच्या खर्चात असलं पाहिजे, जे इथे आणल्यानंतर इथला जो स्थानिक भूमिपुत्र आदिवासी, बिगर आदिवासी सगळ्या समाजाच्या मुलांना तिथे जर आपण प्रवेश दिला तर इथली मुलं मेरिटप्रमाणे जी जातील ती इथली मुलं जातील. ते एक आम्हाला इथे करायचं आहे. इंजिनिअरिंग कॉलेज असलं पाहिजे, लॉ कॉलेज असलं पाहिजे, मेडिकल कॉलेज असलं पाहिजे, का असू नये. एखादं स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स जे आपण इथे पालघर जिल्ह्यामध्ये आहे त्याच्यासाठी केंद्राकडून एखादं आंतरराष्ट्रीय दर्जाचं एक स्टेडियम बनवून त्याच्यामध्ये जे इक्विपमेंट लागतील स्पोर्ट्सच्या त्या आणण्याच्या दृष्टिकोनातून माझा इथे प्रयत्न राहील. अशा खूप गोष्टी आहेत त्या आपण करू शकतो. आपके ही क्षेत्र के अंदर आएगा वो बोईसर, और यहाँ कामगारों के लिए कोई हॉस्पिटल अभी तक नहीं हुई है, उसके तरफ क्या प्रयास रहेगी आपकी सांसद बनने के बाद? बिल्कुल सही बात है. पालघर क्षेत्र में बोईसर है, मनोर है, वसई भी है, यहाँ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री भी है. ज़्यादा करके बोईसर में बड़ी इंडस्ट्री है, केमिकल इंडस्ट्री, गारमेंट कंपनी है, स्टील कंपनीज है. यहाँ बहुत से लोग रहते हैं लेकिन उनके लिए हॉस्पिटल नहीं है. पिछले 30-40 सालों से यहाँ इंडस्ट्री है लेकिन इसके ऊपर किसी का ध्यान नहीं गया. लेकिन जब भी मैं विधायक बना, अप्पा के नेतृत्व में हम लोगों ने स्टेट गवर्नमेंट को एक प्रपोजल भी दिया है कि कोलोडे में एक जगह है 5 एकड़, और 5 एकड़ जगह कामगार हॉस्पिटल स्पेशली उनको देना चाहिए और फंड्स भी देना चाहिए कि हम लोग डिमांड किए. लेकिन अभी सांसद बनेंगे तो केंद्र से भी उसके लिए और प्रेशर लगा कि वो पहला प्रायोरिटी रहेगा. जो हमारे मजदूर है उनके लिए ज़्यादा काम करें. आदिवासी पहाड़े में दुर्गम क्षेत्रों से कनेक्टिविटी तक नहीं है, उसके लिए क्या प्रयास करेंगे? कनेक्टिविटी किस बात की नहीं है? रेलवे की हो या सड़क कनेक्टिविटी? कनेक्टिविटी बहुत चीज़ों की नहीं है. रास्ते की भी नहीं है, मोबाइल की भी नहीं, और आदमी की सोच की भी नहीं है. ऐसे मैं मानता हूँ जो प्रशासन है उनका ही सोच नहीं, उनका ही कनेक्टिविटी नहीं इधर. अगर वो गांव में जाके उनके दिमाग की कनेक्टिविटी वो लोगों से करते हैं तो उनका विकास ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा. यहाँ कैसा हो रहा है, कोई खाली बोल के चले जाते हैं. वो बोल के जाने वाला मैं नहीं हूँ, मुझे वैसा नहीं चाहिए. मैं प्रशासन को साथ में लेके जाके उनको कनेक्ट करूँगा. उनको क्या चाहिए, उधर रास्ता चाहिए, पानी चाहिए, लाइट चाहिए, क्या चाहिए, शिक्षण चाहिए, वो करने के मेरा प्रयास रहेगा. खाली बोल के उठने वाला नहीं हूँ. हमारे चैनल सैफ न्यूज़ लाइव पर अपने व्यापार और सेवा से संबंधित विज्ञापन प्रसारण हेतु दिए गए मोबाइल नंबर पर संपर्क करें.